हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने अपने बारे में लगभग चीज़ें बता दी है, मेरी पूरी कुंडली आपको पता है। तो आज मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे बारे में जो आपको पता लगा है उसको वो अप्लाई करके डिफरेंट सिचुएशन में दिखाएं, जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है। तो आज गुरुजी आपको डिफरेंट एनिमेशंस के थ्रू मेरे एप्लीकेशंस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ कहाँ किस तरह से कैसे अपने व्यवहार को बदलता है वो बताएंगे। धन्यवाद फ्रिक्शनल फोर्स, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने बारे में सभी लोगों को जो भी 11.2 पे हैं उनको बताया। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, है ना। अब मैं उन सारे इन्फॉर्मेशंस को, उन सारे आइडियाज़ जो आपके बारे में है, जो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में है, उसको डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करके दिखाता हूँ, जिसका बड़ा फ़ायदा होगा आगे जब स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब जैसे यहाँ पे देखिए, सामने से जो कार आ रही है इसको ऑब्जर्व करिए, बड़े लहराती हुई आ रही है। एक मैडम चला रही है और आरओ पर बैठा है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक्सेलरेशन भी हुआ, रिटार्डेशन भी हुआ, बीच में कुछ यूनिफॉर्म मोशन भी हुआ होगा, थोड़ा इधर उधर भी कार हुई है। ठीक है, ये सब कुछ आरओ जो छत पे बैठा है उसको कैसे मिला, मैडम कौन चला रही है, इसके बारे में आगे बताएंगे। चलिए देखिए, ये एंगल सही होगा समझने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आरओ जो कार की छत पे उसको देखना है और ये ख्याल करना है कि कार शुरू में एक्सेलरेट हुई, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो से आगे बढ़ा, फिर बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट रही थोड़े टाइम तक, फिर धीमे 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 डिक्रीज होते 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 ज़ीरो हुई। ख्याल करिएगा, पहले ज़ीरो से बढ़ के कहीं तक गया, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट रहा, फिर वेलोसिटी कम हुई। अभी जो टर्न हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा टर्न हुआ है, मतलब एक लूप में आप ऐसा कह सकते हो कि सर्कुलर पाथ पे गया होगा थोड़े से टाइम के लिए, आप उस बात को इग्नोर करिएगा। शुरू में वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मतलब एक्सेलरेशन हुआ, फिर कांस्टेंट रही थोड़े टाइम तक, फिर रिड्यूस होते होते ज़ीरो हुई। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, आरओ जो छत पे बैठा है वो सिर्फ आरओ की बॉडी और छत कांटेक्ट में है, कोई दूसरा मेथड नहीं है यहाँ पे। अब इस बार आप ढंग से एनालाइज करिएगा एक्सेलरेशन, ज़ीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अलॉन्ग विद द कार आरओ को भी ये सारी चीज़ें मिली हैं और ऐसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स की ज़रूरत हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की बात करें और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ज़ीरो फोर्स की ज़रूरत है। ये सब कैसे मिला, इस पर बात करेंगे। व्हील जो रोल कर रहा है, कई बार फॉरवर्ड स्लाइड करता हुआ दिख रहा है, आने वाले वीडियोस में रोलिंग पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में देखते हैं, जब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रहा था, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था तो कार के पास एक्सेलरेशन है ना, कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब कार को कैसे एक्सेलरेशन मिला है, तो ये मैंने जैसा बताया आने वाले वीडियोस में बात करेंगे हम। ठीक है, कि भाई कैसे व्हील पे कैसे फोर्स आया होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा, और एक दो आप देखेंगे ट्रिफी के फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस भी किया है, तो एक बार उधर भी देखिएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो कार एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन हमारा अभी जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट है जिस पे सारा डिस्कशन है, वो आरओ है जो इधर बैठा है। तो कार के साथ आरओ भी एक्सेलरेट हुआ है, तभी आप कह सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं है, मतलब ये मस्त बैठा है ऊपर, है ना। तो मतलब स्टार्टिंग में कोई ना कोई एक फोर्स है, टी जीरो से हम आगे बात करें, जो आरओ को भी एक्सेलरेट करा रहा है विद द कार। सो डेफिनेटली वो जो फोर्स है, वो फोर्स कुछ और नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स है। वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको कि ऐसा लगता हुआ दिखेगा, ये ऐसा दिखा सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इतना ही फ्रिक्शनल फोर्स देखोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कार पे आ रहा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि जब कार एक्सेलरेट हो रहा था, मतलब कार की वेलोसिटी बढ़ रही थी और स्ट्रेट लाइन पे बढ़ रही थी, सीधी सड़क पे। ठीक है, तो आरओ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक है, अब यहां पे देखो स्लाइडिंग नहीं है, तो क्यों फ्रिक्शनल फोर्स था,
इसलिए था कि यहाँ पे टेंडेंसी आई, कार एक्सेलरेट होना चाहा, ऊपर आरओ जो है वो रेस्ट पे रहना चाहा, ठीक है, एक टेंडेंसी आई, तो वहाँ पे क्या आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स आया उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए, और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे सफिशिएंट था, इसलिए ये कार के साथ एक्सेलरेट हो गया। अगर इनसफिशिएंट होता तो ये पीछे छूट जाता और कुछ अजीब सा एक्सीडेंट भी होता। अजीब सा मैंने इसलिए बोला कि आरओ को कितना पसंद करते हैं आप और कितना सच में इसको मानते हैं, उस पर डिपेंड करेगा, नहीं, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो टेंडेंसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आया, जिसको आप कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो चलिए यहाँ तक बातें समझ आई। अब हम कहते हैं कि कार एक्सेलरेट होकर के इसने अपनी एक वेलोसिटी गेन कर ली, जैसा आपने देखा फोटो में कि भी बीच में जो है इसने चलो कुछ v0 वेलोसिटी गेन कर ली, तो v0 वेलोसिटी इसने भी गेन कर ली। जितना एक्सेलरेशन कार के पास है एग्जैक्टली उतना ही एक्सेलरेशन आरओ के पास है, तभी दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब इस वेलोसिटी के बाद v बढ़ना बंद हो गया, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब अब यहाँ पे आरओ और छत के बीच जो कॉन्टैक्ट है, टेंडेंसी गायब, टेंडेंसी था इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था। अब दोनों को बराबर वेलोसिटी मिल गई, तो अब ना तो रिलेटिव मोशन है ना ही टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो आइडियल सिचुएशन में एफ को क्या लिख देंगे, जीरो। जब आप कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इसके ऊपर रो, वहाँ एयर रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें, उन सबको नेग्लेक्ट किया हुआ मैंने ऐसा बताया कि भाई बिल्कुल आइडियल सिचुएशन एज्यूम करें तो उस पीरियड में फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि रिटार्डेशन शुरू हुआ, वेलोसिटी कम होनी शुरू हुई क्योंकि फाइनली जीरो पे आना है। तो अब देखो कार पे एक एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होना है, तो भाई आरओ के पास भी बैकवर्ड डायरेक्शन में होना है, क्योंकि आखिरी तक आपने देखा कि भाई आरओ स्लाइड नहीं कर रहा था कार की छत पे, मतलब हर एक मोमेंट पे कार और आरओ दोनों की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हर कुछ बराबर था। तो एग्जैक्टली उतना ही एक्सेलरेशन इसको भी मिलना चाहिए, तो भाई इस पे एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। तो जब कार ने ब्रेक लगाया होगा तो कार की जब वेलोसिटी कम होनी शुरू हुई होगी, मतलब कार में रिटार्डेशन आना स्टार्ट हुआ होगा, बट आरओ ने जो वेलोसिटी गेन कर ली ड्यू टू मोमेंटम, वो उसी से चलना चाहेगा आगे। तो वहाँ पे आरओ और छत के बीच में फिर से टेंडेंसी डेवलप हो गई। टेंडेंसी कैसे डेवलप हुई कि आरओ वी से चलना चाह रहा है, v0 से चलना चाह रहा है, लेकिन उसके नीचे जो छत है, जो कार है, वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तुरंत टेंडेंसी डेवलप हुआ और आप यहाँ पे देखोगे कि फिर से फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, इस बार आरओ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, और न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो कार पे क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कार पे किधर आ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और स्मूथली आपने देखा कि कार फाइनली आके रुक जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ आ रही कि भी जब कार लीनियर लाइन पे एक्सेलरेट हो रहा था, किस तरह से स्ट्रेट लाइन पे एक्सेलरेट हुआ, कांस्टेंट रहा, फिर रिटार्डेशन हुआ, तो किस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स ने अपना काम किया। लेकिन इन सब के साथ हम कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स का सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत तेज कार चलाते तो ऐसा संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता कि भी कार के साथ साथ आरओ को भी वो उतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर पाए या रिटार्डेशन प्रोवाइड कर पाए। फिर जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये बातें समझ आने लग जाएंगी, ठीक है जी। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि मान लो ये कार एग्जैक्टली सर्कल पे घूम रहा होता, सर्कुलर पाथ पे होता, बीच में जैसे मैंने बताया कि कार लहरा रही है, तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए, थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए आप कह सकते हैं कि ये जो कार है ये सर्कुलर पाथ पे चल रही है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा हुआ कुछ, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगर आप यहाँ से देखोगे, यूं सोचे, तो अब अगर ऐसा है तो कार से सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, व्हील है, फलाना है, इसलिए मैंने ये सिचुएशन, ये अरेंजमेंट रखा था कि कार की छत पे कोई है और जो है वो इधर है, ये मान लो जो छत पे है वो यहाँ पे। तो भाई अगर कार की स्पीड बढ़ रही है सर्कुलर पाथ पे, मान लो कि कार की स्पीड बढ़ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जो स्पीड है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी है, डायरेक्शन में तो वेलोसिटी लिखेंगे, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, और ये सर्कुलर पाथ पे भी कार है, तो आरओ भी सर्कुलर पाथ पे है। मतलब फिर से आप देखो कि इस बंदे को सेंटर की तरफ भी एक एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चाहिए क्योंकि स्पीड, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो भी बढ़ रही है।
अब ये कैसे हो पाएगा? तब आप कहेंगे कि अब जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स है वो सफिशिएंट तो है ही, भाई स्लाइडिंग नहीं होने दे रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब आप कहोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स किसी डायरेक्शन में इस एंगल पे लग रहा होगा आरो पे, मतलब इधर कहीं पे लग रहा होगा, जिसका 2 कंपोनेंट होगा। इसको मैंने 90 पे दिखाया, इसका 2 कंपोनेंट होगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, जो एक इधर आएगा जिसको हम FC लिखते हैं, एक इधर आएगा जिसको हम FT लिखते हैं। ठीक है, एक को हमने FC लिख दिया, दूसरे को FT लिख दिया, जो कि एक टेंजेंट की तरफ टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया और दूसरा रेडियल कंपोनेंट हो गया। तो मतलब देखो, ये फ्रिक्शनल फोर्स आया, फ्रिक्शनल फोर्स ये आया, सच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट आरओ को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है और दूसरा कंपोनेंट जो है आरओ को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको FT लिख सकते हैं। तो बात समझ आई कि यहाँ पे, क्योंकि इसलिए इस एग्जाम्पल पे बहुत क्लियर हो गया कि भाई आरओ पे जो कुछ भी हो रहा है, जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका रोल है? तो वो फ्रिक्शनल फोर्स का रोल है, फ्रिक्शनल फोर्स का रोल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें बिल्कुल समझ आई होंगी आपको, है ना? विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि हुआ क्या, कैसे हुआ। ठीक है, और ऐसा ही होता है। तो मैंने, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं पंकज सिंह और मैं पिछले 1.5 ईयर से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ फॉर JEE मेन एज वेल एज एडवांस्ड। वैसे मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए अराउंड 13 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि भी हर एक कॉन्सेप्ट के ओरिजिन तक पहुंचना थॉट के लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं डिफरेंट एनिमेशंस भी यूज़ करता हूँ क्लास के अंदर, डिफरेंट ग्राफिक्स भी यूज़ करता हूँ, जिसका बड़ा फ़ायदा मिलता है आपको कॉन्सेप्ट समझ लेने के लिए, सच में समझ लेने के लिए। सूडो अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब सच में आपको पता लग जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग JEE 2021 की बात करें तो कुछ छुट्टियों को हटा लो, कुछ डेज इधर उधर कर लीजिए, फिर भी 45 to 50 बड़े इंपॉर्टेंट डेज आपके पास हैं। तो उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि भाई आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन लेवल पे हो। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं जो 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। उस बैच में MK सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे एंड ओम शर्मा सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस 50 डेज की, 45 to 50 डेज की, जिसमें कि आप कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कर लें, प्रॉपर प्रैक्टिस करके अपना मोमेंटम भी बना लें और कुल मिला के कि भाई आप जा करके फाइनल डे पे अपना बेस्ट देखें। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करने की है, ये सोचने की नहीं कि भी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना करना है, वो सब हमारी जिम्मेदारी, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप 2 जनवरी से ये जो बैच शुरू हो रहा है आप इसको ज्वाइन करिए और मैं आपको पूरी अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपका मैंने टाइम लिया, लेकिन 2 जनवरी से मिलते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।